तुम्हारे प्यारे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 3 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्मूथ मसल। सबसे पहले हम स्मूथ मसल की डिस्ट्रीब्यूशन और उनके फंक्शंस को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड या प्लेन और इनवॉलेंट्री, जो हमारी मर्जी से नहीं चलती मसल्स होती हैं। ये मसल्स लगभग सभी ऑर्गन्स में शीट्स, बंडल्स या दूसरे टिश्यूज के चारों तरफ शीट्स के रूप में मौजूद होती हैं। स्मूथ मसल्स विभिन्न ऑर्गन्स के मुख्य कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज बनाती हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स इन स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं। एक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स जैसे ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवार, वॉल में। 2, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डक्ट्स, नलियों में। 3, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब और एल्वियोलर डक्ट्स में। 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में। 5, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स की दीवार में। 6, स्किन की अरेक्टर पिल्लोरम में, जो बाल खड़े करती हैं। 7, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैमरी ग्लैंड्स, यूट्रस, जेनिटल डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और स्क्रोटम में। 8, आंख की आइरिस और सिलियरी बॉडी में। फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी होती हैं। इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मौजूद स्मूथ मसल फाइबर्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स और रीजन्स में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर पैसेज यानी हवा के रास्ते की स्मूथ मसल फाइबर्स का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन और फैलना, रिलैक्सेशन रास्ते के डायमीटर को बदल देता है और हवा के अंदर बाहर आने, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रेगुलेट करता है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद स्मूथ मसल फाइबर्स खाने की मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, खाने को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलाने, पचे हुए मटेरियल के एब्जॉर्प्शन और बिना जरूरत वाले सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में मदद करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद स्फिंक्टर्स मटेरियल के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इन रीनल सिस्टम, रीनल ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करती हैं। यूरिटर्स की स्मूथ मसल्स यूरिन को किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक धकेलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद स्मूथ मसल्स यूरिन को शरीर से बाहर निकालने, वॉइडिंग में मदद करती हैं। इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल्स में स्मूथ मसल फाइबर्स स्पर्म्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की मूवमेंट को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसान बनाती हैं। फीमेल्स में ये मसल्स सेक्सुअल एक्ट के बाद जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स की मूवमेंट को तेज करती हैं, फेलोपियन ट्यूब से ओवम को यूट्रस तक पहुंचाती हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को बाहर निकालती हैं और बच्चे की डिलीवरी, पार्ट्यूरेशन में मदद करती हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल और उसके टाइप्स को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल फाइबर्स फ्यूसीफॉर्म यानी दोनों एंड से नुकीले या लंबी सेल्स होती हैं। ये फाइबर्स आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, जिनका डायमीटर 2 से 5 माइक्रॉन्स और लंबाई 50 से 200 माइक्रॉन्स होती है। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है जो लंबा होता है और सेल के सेंटर में मौजूद होता है। आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदर 2 या उससे ज्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं। मायोफिब्रिल्स और सार्कोमियर। स्मूथ मसल में सही तरह से बने हुए वेल डिफाइंड मायोफिब्रिल्स और सार्कोमियर नहीं होते, इसलिए इनमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाए जाते। डार्क और लाइट बैंड्स ना होने की वजह से ही स्मूथ मसल को नॉन स्ट्राइएटेड यानी बिना धारियों वाली अपीयरेंस मिलती है। मायोफिलामेंट्स और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। स्मूथ मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं, लेकिन इनमें ट्रोपोनिन या ट्रोपोनिन जैसा कोई सब्सटेंस नहीं होता। स्मूथ मसल में थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन ये स्केलेटल मसल की तरह एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते। थिक फिलामेंट्स मायोसिन मॉलिक्यूल से बनते हैं और सार्कोप्लाज्म में बिखरे या स्कैटर्ड रहते हैं। इन थिक फिलामेंट्स में स्केलेटल मसल के मुकाबले ज्यादा क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। थिन फिलामेंट्स एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल से बनते हैं। डेंस बॉडीज। डेंस बॉडीज स्मूथ मसल फाइबर्स की वो खास स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे थिन फिलामेंट्स के एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन जुड़े होते हैं। ये डेंस बॉडीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो डेस्मिन प्रोटीन से बनते हैं, के नेटवर्क में पूरे सार्कोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं। कुछ डेंस बॉडीज सार्कोलेमा यानी सेल मेम्ब्रेन से मजबूती से जुड़ी होती हैं। डेंस बॉडीज, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स का ये एंकरिंग यानी जुड़ाव ही स्मूथ मसल फाइबर को छोटा करता है, जब थिक और थिन फिलामेंट्स के बीच स्लाइडिंग होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि डेंस बॉडीज एक सीधी लाइन में नहीं होती। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान स्मूथ मसल फाइबर्स कॉक स्क्रू की तरह ट्विस्ट होते हैं। आसपास की स्मूथ मसल फाइबर्स डेंस बॉडीज पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन को पूरे टिश्यू में एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने में मदद करती है।
कवरिंग और टेंडन्स। स्मूथ मसल फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से ढके होते हैं, लेकिन इनमें टेंडन्स और एपोन्यूरोसिस नहीं होते। सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम। स्मूथ मसल में सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम एक नेटवर्क के रूप में होता है। इनमें टी ट्यूब्यूल्स नहीं होते और एल ट्यूब्यूल्स बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सिंगल यूनिट या विसरल स्मूथ मसल फाइबर्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स। सिंगल यूनिट और विसरल स्मूथ मसल फाइबर्स। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आपस में गैप जंक्शंस के जरिए जुड़े होते हैं। गैप जंक्शंस एक्शन पोटेंशियल को पूरे टिश्यू में तेजी से फैलने देते हैं ताकि सारी मसल फाइबर्स एक साथ यानी सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन एक सिंगल यूनिट की तरह सिकुड़ें। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स को विसरल स्मूथ मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। सिंगल यूनिट फाइबर्स के फीचर्स। मसल फाइबर्स शीट्स या बंडल्स में अरेंज होते हैं। आसपास की फाइबर्स की सेल मेम्ब्रेन कई जगहों पर जुड़कर गैप जंक्शंस बनाती है। इन गैप जंक्शंस के रास्ते आयंस एक सेल से दूसरी सेल में फ्रीली मूव करते हैं। इस तरह एक फंक्शनल सिंसीटियम बन जाता है जो एक सिंगल यूनिट की तरह सिकुड़ता है। इस मामले में विसरल स्मूथ मसल स्केलेटल मसल के मुकाबले कार्डियक मसल से ज्यादा मिलती जुलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। विसरल स्मूथ मसल फाइबर्स ऑर्गन्स की दीवारों यानी वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स, यूटेरस, यूरेटर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम मल्टी यूनिट स्मूथ मसल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स वो मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें आपस में जुड़ने वाले गैप जंक्शंस नहीं होते। ये स्मूथ मसल फाइबर्स कई तरीकों से स्केलेटल मसल फाइबर्स के समान रिजेंबल करते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स के फीचर्स। मसल फाइबर्स अलग अलग यानी इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं। हर एक मसल फाइबर एक सिंगल नर्व एंडिंग द्वारा इनर्वेटेड यानी नर्व सप्लाई होती है। हर एक मसल फाइबर की एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, जो मसल फाइबर्स को एक दूसरे से अलग और इंसुलेट करने में मदद करती है। इन मसल फाइबर्स का कंट्रोल मुख्य रूप से नर्व सिग्नल्स द्वारा होता है। ये स्मूथ मसल फाइबर्स अपने आप यानी स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पाए जाते हैं। मल्टी यूनिट मसल फाइबर्स आंख की सीलियरी मसल्स और आइरिस में, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी बिल्ली में, एरेक्टर पिली यानी स्किन के बाल खड़े करने वाली और ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में होते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। आमतौर पर 30 से 40 स्मूथ मसल फाइबर्स एक साथ डीपोलराइज होते हैं, जिससे एक सेल्फ प्रोपगेटिंग यानी अपने आप आगे बढ़ने वाला एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ये गैप जंक्शंस और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स की सिंसीटियल अरेंजमेंट की वजह से मुमकिन होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। विसरल स्मूथ मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत अनस्टेबल यानी अस्थिर होता है और -50 से -75 मिलीवोल्ट के बीच होता है। कभी कभी ये -25 मिलीवोल्ट के निचले लेवल तक भी पहुंच जाता है। कॉज फॉर अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्लो वेव पोटेंशियल। अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कारण कुछ वेव जैसी हलचल यानी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिन्हें स्लो वेव्स कहते हैं। ये स्लो वेव्स एक रिदमिक तरीके से 4 से 10 पर मिनट की फ्रीक्वेंसी और 10 से 15 मिलीवोल्ट के एम्पलीट्यूड के साथ आती हैं। स्लो वेव रिदम का असली कारण मालूम नहीं है, पर माना जाता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटीज में बदलाव यानी मॉड्यूलेशन की वजह से हो सकता है। स्लो वेव खुद एक्शन पोटेंशियल नहीं है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकती, पर ये एक्शन पोटेंशियल को शुरू करती है। एक्शन पोटेंशियल। विसरल स्मूथ मसल फाइबर्स में 3 तरह के एक्शन पोटेंशियल होते हैं। स्पाइक पोटेंशियल। विसरल स्मूथ मसल में स्पाइक पोटेंशियल स्केलेटल मसल जैसा ही दिखता है, पर यह कई तरीकों से अलग है। स्मूथ मसल में स्पाइक पोटेंशियल की एवरेज ड्यूरेशन 30 से 50 मिलीसेकंड होती है। इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है और ये ईजो इलेक्ट्रिक बेस तक नहीं पहुंचता। कभी कभी स्पाइक पोटेंशियल ईजो इलेक्ट्रिक बेस से ऊपर निकल जाता है यानी ओवरशूट होता है। क्यों हिला डाला ना? यह नर्वस या दूसरे स्टिम्युलाई की वजह से होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। स्पाइक पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय स्लो वेव रिदम। कभी कभी आरएमपी की स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल्स को शुरू करती है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पाइक पोटेंशियल्स हर स्लो वेव के पीक पर 1 या 2 की दर से रिदमिकली आते हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। इस तरह के पोटेंशियल्स मुख्य रूप से उन स्मूथ मसल्स में दिखते हैं जो सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं और बिना किसी बाहरी स्टिम्युलाई के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इन्हें पेसमेकर वेव्स भी कहा जाता है। ऐसी मसल्स इंटेस्टाइन जैसे विसरल ऑर्गन्स में होती हैं। एक्शन पोटेंशियल विद अ प्लाटो। ये एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल की तरह रैपिड डीपोलराइजेशन से शुरू होता है, पर रीपोलराइजेशन तुरंत नहीं होता।
मसल लगभग 100 से 1000 मिलीसेकंड तक डीपोलराइज्ड स्टेट में रहती है। इस तरह का एक्शन पोटेंशियल स्मूथ मसल के लंबे समय तक होने वाले सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। लंबी डीपोलराइज्ड स्टेट के बाद धीरे धीरे रीपोलराइजेशन होता है। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एक्शन पोटेंशियल। कुछ विसरल ऑर्गन्स की स्मूथ मसल्स पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की हालत बनाए रखती हैं, जिसे टोनस या टोन कहते हैं। ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन बिना किसी एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलाई के होता है। कभी कभी ये कुछ हार्मोन्स के असर से भी होता है। आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के एक्शन पोटेंशियल में सबसे बड़ा अंतर डीपोलराइजेशन की आयोनिक बेसिस में है। स्केलेटल मसल में डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स के खुलने और सोडियम आयंस के अंदर आने से होता है, लेकिन स्मूथ मसल में डीपोलराइजेशन सोडियम के बजाय कैल्शियम आयंस के अंदर आने से होता है। फास्ट सोडियम चैनल्स के मुकाबले कैल्शियम चैनल्स धीरे खुलते और बंद होते हैं। यही स्मूथ मसल्स में प्लेटो के साथ लंबे एक्शन पोटेंशियल के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम आयंस मसल कॉन्ट्रैक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब हम मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल से काफी अलग होती है। यहां कॉन्ट्रैक्शंस को शुरू करने वाले इलेक्ट्रिकल चेंजेस नर्वस स्टिमुलाई यानी नर्व्स के सिग्नल्स से ट्रिगर होते हैं। नर्व एंडिंग से एसिटाइलकोलिन और नॉर एड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डीपोलराइज करते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। इस तरह की हल्की डीपोलराइजेशन को लोकल डीपोलराइजेशन या एक्साइटेटरी जंक्शनल पोटेंशियल कहा जाता है। ये लोकल डीपोलराइजेशन पूरी मसल फाइबर में फैल जाती है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स इतने छोटे होते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप ही नहीं कर पाते। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस काफी धीमी यानी स्लो होती है। इनका लेटेंट पीरियड यानी सिग्नल मिलने और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बीच का वक्त भी लंबा होता है। इस वजह से इनका टोटल ट्विच पीरियड यानी एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल बहुत लंबा होता है, लगभग 1 से 3 सेकंड तक, जबकि स्केलेटल मसल में यह सिर्फ 0.1 सेकंड होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स में एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस धीमी होने का एक बड़ा कारण यह है कि इनमें एल टिब्यूल्स यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम डेवलप होते हैं। इसीलिए वो कैल्शियम आयंस जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें बाहर के लिक्विड यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से लेना पड़ता है। इसी वजह से पूरी प्रोसेस स्लो हो जाती है। कैल्शियम कैल्मोडीन कॉम्प्लेक्स। स्मूथ मसल में मायोसिन की एटीपीएस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का तरीका स्केलेटल मसल से अलग है। यहां मायोसिन को एक्टिवेट करने के लिए उसका फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है। मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन इस तरह होता है। सबसे पहले कैल्शियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सार्कोप्लाज्म में आता है और कैल्मोडीन नाम के प्रोटीन के साथ जुड़कर कैल्शियम कैल्मोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसे कैल्मोडीन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज कहते हैं। फिर ये एंजाइम मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिससे मायोसिन एटीपीएस एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद एक्टिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन एक्टिन के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है। इसे लैच ब्रिज मैकेनिज्म कहते हैं। इस वजह से मसल बहुत कम एनर्जी खर्च करके भी लंबे समय तक सिकुड़ी यानी सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन रह सकती है। जब कैल्शियम कैल्मोडीन कॉम्प्लेक्स टूट जाता यानी डिसोसिएट हो जाता है, तब मसल रिलैक्स हो जाती है। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप प्लास्टिसिटी। स्मूथ मसल फाइबर्स की वो खूबी है जिससे वो अलग अलग लंबाई यानी लेंथ्स में खुद को ढाल लेती हैं, अडैप्ट कर लेती हैं। अगर स्मूथ मसल को खींचा जाए तो वो उस नई लंबाई को अपना लेती है और स्टिमुलेट करने पर सिकुड़ती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से मसल में पैदा होने वाला टेंशन उसकी रेस्टिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। दूसरे शब्दों में स्टार्लिंग्स लॉ स्मूथ मसल पर लागू नहीं होता। स्टार्लिंग्स लॉ स्केलेटल और कार्डियक मसल्स पर लागू होता है, जहां फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शुरुआती लंबाई पर निर्भर करती है। स्मूथ मसल की ये प्लास्टिसिटी स्टमक जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका वॉल्यूम खाने के हिसाब से बहुत ज्यादा बदल जाता है। प्लास्टिसिटी के बावजूद ये मसल्स स्केलेटल मसल की तरह ही मजबूती से सिकुड़ती हैं और लंबे समय तक टेटानिक कॉन्ट्रैक्शंस भी दिखा सकती हैं। अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन स्मूथ मसल और उनके कंट्रोल के बारे में समझते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में स्केलेटल मसल की तरह वेल डिफाइंड साफ साफ दिखने वाले न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस नहीं होते। इनमें नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स एंड प्लेट के रूप में खत्म नहीं होते। इसके बजाय ये नर्व फाइबर्स स्मूथ मसल पर 3 अलग तरीकों से खत्म होते हैं। एक, डिफ्यूज जंक्शंस।
नर्व फाइबर्स स्मूथ मसल की शीट पर बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के फैल या डिफ्यूज हो जाते हैं। ये फैली हुई नर्व फाइबर्स डिफ्यूज जंक्शंस बनाती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले उस मैट्रिक्स में रिलीज होते हैं जो मसल फाइबर को कोट करता है और फिर वहां से मसल फाइबर्स के अंदर एंटर करते हैं। वेरिकोसिटीज। कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स में एक्सॉन टर्मिनल ढेर सारी सूजन जैसी स्ट्रक्चर्स वेरिकोसिटीज के रूप में खत्म होता है। इन वेरिकोसिटीज में वेसिकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इन वेरिकोसिटीज की दीवार से निकलकर सीधा मसल फाइबर में रिलीज होता है। कॉन्टैक्ट जंक्शंस। कुछ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स में वेरिकोसिटीज और मसल मेम्ब्रेन के बीच एक गैप होता है जो स्केलेटल मसल के सिनेप्टिक क्लेफ्ट जैसा दिखता है। इस गैप की चौड़ाई 30 से 40 nm होती है। इसे कॉन्टैक्ट जंक्शन कहते हैं और ये बिल्कुल स्केलेटल मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरह काम करता है। कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल फाइबर्स दो फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, नर्वस फैक्टर्स तंत्रिका तंत्र और ह्यूमरल फैक्टर्स लिक्विड या केमिकल फैक्टर्स। नर्वस फैक्टर्स। स्मूथ मसल्स को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह की नर्व सप्लाई मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा एंटागनाइज काम करती हैं और स्मूथ मसल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। हालांकि ये नर्व स्मूथ मसल में किसी एक्टिविटी को शुरू करने यानी इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं। स्मूथ मसल्स का टोनस भी नर्वस कंट्रोल से आजाद यानी इंडिपेंडेंट होता है। ह्यूमरल फैक्टर्स। स्मूथ मसल की एक्टिविटी ह्यूमरल फैक्टर्स से भी कंट्रोल होती है जिसमें हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे केमिकल्स शामिल हैं। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एरिया की स्मूथ मसल मेम्ब्रेन में किस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी उत्तेजित करने वाले और इनहिबिटरी रोकने वाले। अगर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं तो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स डीपोलराइजेशन पैदा करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना करेंगे। अगर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं तो वो हाइपरपोलराइजेशन पैदा करके मसल्स को रिलैक्स करेंगे। स्मूथ मसल्स पर काम करने वाले हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। 1 एसिटाइल कोलिन, 2 एंटी डायलिटिक हार्मोन ADH, 3 एड्रेनालिन, 4 एंजियोटेंसिन 2, 3 और 4, 5 एंडोथेलिन, 6 हिस्टामिन, 7 नॉरएड्रेनालिन, 8 ऑक्सीटोसिन, 9 सेरोटोनिन। अदर ह्यूमरल फैक्टर्स। हार्मोन्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो स्मूथ मसल फाइबर्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। 1 ऑक्सीजन की कमी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा, 3 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, 4 एडिनोसिन, 5 लैक्टिक एसिड, 6 पोटेशियम आयन की अधिकता, 7 कैल्शियम आयन की कमी, 8 नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एंडोथीलियल रिलैक्सिंग फैक्टर।